अस्सलाम वालेकुम। चंद नई खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जहां न्यूयॉर्क में इतवार की रात और 2 नवंबर, जबकि पाकिस्तान में पीर की सुबह और नवंबर की 3 तारीख है। नाज़रीन, सबसे पहले तो बहुत माजरत के कल मैं आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। कुछ निजी मसरूफियात भी थी और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। शायद आपको मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा लग रहा हो कि आवाज़ थोड़ी आज शायद ठीक नहीं है, क्योंकि गले में भी थोड़ा मसला है। लेकिन खबरें बहुत ज़्यादा हैं। और जाहिर है कि तमाम खबरों का अहाता तो नहीं किया जा सकता, लेकिन चंद एक खबरें जो मैंने पिक की हैं उन पर ज़रूर बात करूंगा, जिनमें सबसे पहले मैं आज न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा इंतखाबी मार्का होने वाला है। और शायद उसका नतीजा बहुत सारे लोगों के लिए तो दीवार पर लिखा जा चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी शक में मुब्तला हैं। उस पर बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लगता है कि तसादुम की फजा बन चुकी है। इस पर बात करेंगे कि ये मामला किस तरफ जा रहा है, और ये कि इसकी वजूहात क्या हैं। और थोड़ा जिक्र मसनूई जहानत का करेंगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को बदल रही है। किस तरह बदल रही है? अब वैसे तो हमें मालूम है कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल हो रहा है, 50 किस्म के मुख्तलिफ एआई टूल्स मौजूद हैं। लेकिन इसका असर अमरीकी मजदूर पर कैसे पड़ रहा है, इस पर बात करेंगे। और थोड़ा जिक्र भारत का करेंगे, जिसने कि ताजिकिस्तान में जो इसकी इसकी बुनियादी तौर पर दो मिलिट्री बेसिस हैं, उनमें से एक एयर बेस इसने खाली कर दी है। उसकी सिग्निफिकेंस पर भी बात करेंगे। अब चलते हैं पहली खबर की जानिब, और वो, नादरीन, न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा, मेरा ख्याल है कि न्यूयॉर्क और बल्कि अमेरिका की जो सियासी तारीख है, वो एक ऐसे दहाने पर खड़ी है कि जो आने वाले तकरीबन 48 घंटों में, यानी इस वक्त जब मैं बैठा हूं तो ये इतवार की रात है, और यहाँ पर जो वोटिंग होनी है वो मंगल के दिन शुरू होनी है। लेकिन वैसे वोटिंग शुरू हो चुकी है मेयर के इंतखाब के लिए, जो कि सबसे बड़ा मार्क है। वैसे तो और भी बहुत सारे इंतखाबात अमेरिका में कई जगहों पर हो रहे हैं। न्यू जर्सी में गवर्नर का इंतखाब हो रहा है, काफी कुछ हो रहा है। लेकिन पूरे अमेरिका की नजर न्यूयॉर्क पर है। न्यूयॉर्क पर क्यों है, सबको मालूम है। इस पर पहले मैं भी जिक्र कर चुका हूँ, इसका बहुत सारे दोस्त इस पर प्रोग्राम्स कर चुके हैं। क्योंकि जोहरान ममदानी अब अमरीकी सियासतदान नहीं रहे, वो न्यूयॉर्क के सियासतदान भी नहीं रहे। न्यूयॉर्क के एक नेबरहुड से उठने वाला ये नौजवान सियासतदान, जो कि यहाँ पर गुज़श्ता तकरीबन कोई 7-8 सालों में ऐसा उभरा कि नेशनल सीन पर आ गया। और आज खबरें ये हैं कि साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने ममदानी को एक मरतबा फिर कॉल की आज। ये दूसरी कॉल थी उनकी, जिसमें कि उन्होंने उनको मुकम्मल सपोर्ट का एश्योरेंस दिया कि उनके साथ खड़े हैं। ममदानी के साथ आखिर इतनी दुनिया क्यों खड़ी है, ये तो बहुत सारी चीजें हैं, इस पर मैं बात भी करता चल यानी मैं करता रहूंगा। लेकिन जिस बात पर मैं आज बात करना चाहता हूँ, वो मैं बुनियादी तौर पर उन अल्फाज से शुरू करना चाहता हूँ जो कि मेरे फेवरेट अमरीकी सियासतदान बर्नी सैंडर्स, सेनेटर बर्नी सैंडर्स के अल्फाज से हैं। उन्होंने 2-3 दिन पहले एक ट्वीट किया था, बहुत खूबसूरत ट्वीट था। उन्होंने उस पर लिखा था कि जोहरान ममदानी को 1 साल पहले उनकी जो मकबूलियत का ग्राफ था वो सिर्फ 1% था, और उन्होंने पूरी डेमोक्रेटिक क़यादत का मुकाबला किया और 90,000 न्यूयॉर्कर्स पर मुश्तमिल एक अवामी तहरीक खड़ी कर दी। और इनकी मेहनत से अब, यानी उनको ये तकरीबन 8 दिन पहले, 6 दिन पहले इन्होंने ये ट्वीट किया था, तो उन्होंने कहा कि 8 दिनों में यह नौजवान अमरीकी तारीख रकम करने जा रहा है। बर्नी सैंडर्स वो सियासतदान हैं जो कि जोहरान ममदानी के पॉलिटिकल मेंटोर भी समझे जाते हैं। यानी जोहरान ममदानी बर्नी सैंडर्स के पॉलिटिकल आइडियाज, जिसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं, उनमें यकीन रखते हैं। और इसीलिए ममदानी उनसे बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी लेते हैं। तो गुज़श्ते दिनों यहाँ क्वींस काउंटी में, जहाँ मैं रहता हूँ न्यूयॉर्क में, बर्नी सैंडर्स ने एक बहुत बड़ा जलसा किया। वहां पर उन्होंने कहा क्या, बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए आप भी सुनिए। Ordinary Americans get one vote. You get one vote. Meanwhile, billionaires get the opportunity to spend as much as they want to elect the candidates they want. That is why this election is so enormously important, and that is why Zohran Mamdani must become the next mayor of New York. जिस तरह के आपने सुना नाजरीन के बर्नी सैंडर्स जोहरान ममदानी को कितने शानदार अल्फाज में जो है उनको याद कर रहे थे, उनको रिकमेंड कर रहे थे, लोगों को बार बार ये बता रहे थे कि कितना जरूरी है कि वो वोट दें, और वोट भी ममदानी के हक में दें। ममदानी की जो पॉलिसीज हैं उन पर तो आने वाले दिनों में बात चलती रहेगी। जोहरान ममदानी के बारे में यूँ तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ देखा भी होगा। यकीनन मैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा इजाफा तो नहीं करूंगा। लेकिन चूंकि आज से मैं जोहरान ममदानी की सियासत पर
तकरीबन रोजाना कोशिश करूंगा कि थोड़ी बहुत बात जरूर करूं। लेकिन आज मैं इब्तिदा इससे करूंगा कि ज़हरान ममदानी है कौन। सब जानते हैं कौन है, लेकिन मेरी नज़र में वो कौन है मैं वो आपके सामने ज़रूर पेश करना चाहूंगा। क्योंकि अमरीकी मुसलमानों की शानदार तारीख का ये चमकता सितारा जो है, इसके बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए। चाहे वो न्यूयॉर्क में बैठे पाकिस्तानी या कोई भी अमेरिकन वोटर्स हों, या दुनिया भर में बैठे कोई भी लोग हों, वो ये देख सकते हैं कि इस मुल्क में आकर एक शख्स कहाँ से कहाँ किस तरीके से पहुंच सकता है और कितनी बड़ी तहरीक खड़ी कर सकता है, ऐसी तहरीक जो कि ताकतवर ऐवानों को हिला कर रखते। ज़हरान का पूरा नाम ज़हरान क्वामे ममदानी है। ये 18 अक्टूबर 1991 को युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में पैदा हुए। इन्होंने कुछ अरसा साउथ अफ्रीका में भी गुजारा, केप टाउन में इन्होंने गुजारा। ये वो दौर था जब वहाँ पर अपार्थीड का दौर था। ये तो ज़ाहिर है बहुत छोटे थे, लेकिन यह है कि इनके वालिदैन जो हैं, इनके ज़ाहिर है कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बारे में मैं ज़रूर बताता हूँ। और जब ये 7 साल के थे तो इनके वालिदैन जो है वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। इनके वालिद का नाम महमूद ममदानी है, जो कि पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं और यहाँ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। इनकी वालदा बहुत सारे लोगों को मालूम है कि मीरा नायर हैं, जो कि बुनियादी तौर पर एक फिल्म मेकर हैं। उनकी तो दो कम अज कम फिल्में तो बहुत ही ज्यादा मशहूर हुई, एक मूनसून वेडिंग और दूसरी सलाम बॉम्बे। और वो यहाँ पर न्यूयॉर्क में बहुत उनको इज्जत और एहतराम से देखा जाता है। पूरे अमेरिका में जानी पहचानी शख्सियत है। इनके जो दुनिया का जो इनका वर्ल्ड व्यू बना, तो उसमें इनके वालिद का बहुत बड़ा हिस्सा है। इनके वालिद को युगांडा के साबिक डिक्टेटर ईदी अमीन के हाथों अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। बाद में इनकी जो सिटीजनशिप थी वो भी रिवोक कर दी गई थी। ममदानी का जो मिडिल नेम है या दरमियाना नाम जो है क्वामे, ये बुनियादी तौर पर घाना का एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे, उनका नाम था क्वामे नक्रूमा। उनके नाम से इसको जो है उसकी वसातत से रखा गया है, क्योंकि वो एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे। तो इनके वालिद ने और इनके वालिदैन ने बल्कि इनका मिडिल नेम इसी वसातत से, इसी लिहाज से रखा, इसी सोच के तहत अस्सलाम वालेकुम, रखा। मिलेंगे। थैंक यू जी। ये एक बहुत बड़े आ, यानी कि थैंक यू सिविल सो मच। राइट्स थैंक एडवोकेट यू। हैं। जब ये थैंक यू, सियासत में प्लीज नहीं गिव आए थे दिस तो टू हिम। यहाँ थैंक यू पर सो जो मच। न्यूयॉर्क में लोगों के किराए के मकानों का बहुत ज्यादा मसला है। यहाँ पर वैसे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। न्यूयॉर्क बहुत ज्यादा महंगा शहर है। थैंक यहाँ यू, पर थैंक हमेशा यू। से अस्सलाम जी, ये कैसे खौफ हो? रहा है कि न्यूयॉर्क से कहीं ये थैंक यू लोग जी। छोड़कर चले न जाएं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है। तो ममदानी यहाँ पर एक इदारे के साथ काम करते थे, जो कि लोगों के जो टेनेंट राइट्स हैं, यानी वो लोग जो कि किराए के घरों में रहते हैं, उनको जो हुकूक हैं उनकी हिफाजत के लिए इदारा काम करता था। वहीं से इन्होंने अपनी सियासत भी शुरू की। और फिर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट 36 से न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली का इलेक्शन लड़ा। 27 साल की उम्र में ये न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के मेंबर बने। इंतहाई कम उम्री में ये उसके मेंबर बने। और हमेशा के लिए इनकी जो सोच रही है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा सोशलिस्ट समझते हैं। और बर्नी सैंडर्स के ख्यालात से, जैसे मैंने आपको कहा, कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। ममदानी सोच के लिहाज से भी बहुत ज्यादा यानी लिबरल समझे जाते हैं। ये अमरीकी सियासतदानों में एक ऐसे वक्त के जब इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ कोई बात करने की जरूरत नहीं कर सकता था, ममदानी स्टेज पर आकर उन्होंने एक मरतबा नहीं कई मरतबा कहा कि चूंकि बेंजामिन नेतन्याहू के इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट्स जारी हुए हैं, तो अगर वो मेयर मुंतखब हुए तो वो उनको यहाँ पर अरेस्ट करेंगे अगर वो न्यूयॉर्क आए। और उसके ऊपर यहाँ पर जो जूइश कम्युनिटी है उसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर इसराइल के बहुत बड़ी सपोर्ट बेस है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन ममदानी आज तक अपने जो 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 उनका कॉल है, जो कह रहे हैं वो, उस पर वो कायम है। हाँ, थोड़ी बहुत उनकी अल्फाज में शायद थोड़ी बहुत तब्दीली आए, लेकिन तमाम यहूदी उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि यहूदियों की एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ खड़ी है। तो यूं ममदानी मेरा ख्याल है कि एक अब तक एक एहसास शख्सियत तो है, क्योंकि एक बच्चा जो कि 7 साल की उम्र में यहाँ आया और यहाँ पर आकर उसने दुनिया तब्दील कर दी, एक शहर तब्दील कर दिया। अमरीकी जो डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है उसको उसने हिला कर रख दिया है। क्योंकि वहां पर दो किस्म की लॉबीज हैं। एक तरफ एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बिल क्लिंटन का नाम आता है कि शायद वो शुरू में उनकी मुखालफत कर रहे थे, लेकिन अब वो भी खामोश हैं। बराक ओबामा खुलकर उनकी हिमायत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी सियासत के जो बड़े बड़े सितारे हैं, जिनमें न्यूयॉर्क का स्टेट की गवर्नर जो है कैथी होकल, अब वो भी उनकी मुकम्मल हिमायत कर रही है। तो यूं ममदानी एक बहुत ताकतवर सियासी शख्सियत के तौर पर अमरीकी सियासी उफक पर नमूदार हुए हैं। और लगता है कि शायद वो तारीख बनाने वाले हैं, क्योंकि उनकी अपने मुखालिफिन पर बहुत ज्यादा लीड है। और यही ख्याल है कि अब तक जो 7.5 लाख वोट डाले जा चुके हैं उनमें शायद अक्सरियत ममदानी ही के हक में हो। देखते हैं लीड कितनी आती है।
या रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि हम कोई बहुत ज्यादा सेफ प्रोजेक्शन तो नहीं कर सकते, सियासत है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि शायद वो एहसास शख्सियत के तौर पर उभरें और अमेरिकी तारीख का पहला मुसलमान मेयर, और वो भी अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मुसलमान मेयर बनकर सामने आए। अब चलते हैं दूसरी खबर की जानिब, और वो ताजिकिस्तान से है। वैसे तो ये खबर इतनी नई नहीं है, बुनियादी तौर पर यह वाकया 28 अक्टूबर को हुआ था, कि जब इंडिया ने ताजिकिस्तान में अपनी दूसरी बेस, आईनी एयर बेस जो है उसको खाली कर दिया। तकरीबन 20 साल तक भारत ने इसको इस्तेमाल किया, लेकिन अब इत्तलात हैं कि ताजिकिस्तान ने भारत की वो दरख्वास्त रद्द कर दी जिसमें उससे कहा गया था कि इनको मजीद वक्त दिया जाए ताकि वो यहाँ पर इस बेस को मजीद इस्तेमाल करें। तो ताजिकिस्तान की इस बेस को भारत को अब खाली करना पड़ रहा है। लेकिन फरखोर एयरबेस जो कि आईनी एयरबेस के करीब ही है, और ये दुशंबे से कोई ज्यादा दूर भी नहीं है, वहां पर ये दूसरी एयरबेस अभी भी भारत के पास है। लेकिन ख्याल ये है कि चूंकि जो ताजिकिस्तान का ये फैसला सामने आया है, बहुत सारे जो मीडिया आउटलेट्स और एनालिस्ट हैं, सबका ये ख्याल है कि ये ताजिकिस्तान ने फैसला चीन और रूस के कहने पर किया है। और लगता यह है कि ये दूसरी एयरबेस जो इस वक्त भारत के पास है, फरखोर के नाम से, शायद ये भी इसको खाली करनी पड़े। भारत के लिए सेंट्रल एशिया में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए फिजिकल प्रेजेंस की एक बहुत बड़ी जो इसकी बेस थी, मुझे लगता है कि उसको बहुत शदीद धचका लगा है। अब थोड़ा एक और जिक्र, मैंने जिस तरह अर्ज किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई जहानत ने दुनिया बदल दी है। जब ये सामने आया, यानी चैट जीपीटी, और उसके बाद फिर क्लॉड, और उसके बाद फिर जेमिनाई, और फिर उसके बाद परप्लेक्सिटी, यानी बहुत ज्यादा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं वो आपके सामने आए, जो कि बहुत कमाल का काम करते हैं। लेकिन सबका ये ख्याल था कि ये हमारी जिंदगियों पर असर जो है शायद इसका काफी ज्यादा होगा। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि ये असर किस हद तक होगा, किस हद तक ये हमें इम्पेक्ट कर सकता है। लेकिन अब अमरीकी अखबारात में ये शहसुर्खियां बनने लगी हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमेरिका के मजदूर तबके की मजदूरी की जगह ले रहा है। हालिया दिनों में मैंने कम से कम दो तीन अखबारों में ऐसी खबरें देखी कि जहां पर उन्होंने लिखा कि मसनूई जहानत ने कारोबारी हिकमत अमली बदल दी है यकसर, जहां पर कि अब तोसी के बजाय कारकर्दगी पर तवज्जो दी जा रही है। यानी पहले होता था कि जी वर्क फोर्स बढ़ा दें, लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं जी, एफिशिएंसी तो अब आप वर्क फोर्स के बढ़ाने के बगैर भी ला सकते हैं अगर आप एआई का इस्तेमाल करें। अब इसमें दो बड़ी कंपनियों का नाम लिया जा रहा है, अमेजॉन और वॉलमार्ट। अमेजॉन और वॉलमार्ट अमेरिका में सबसे बड़े एम्प्लॉयर समझे जाते हैं। यानी अमेजॉन की जो वर्क फोर्स है, यानी जो अमेजॉन के साथ जो लोग काम करते हैं, उनके नौकरों की तादाद 16 लाख है 2021 के 2021 तक। जबकि इस हफ्ते उन्होंने ऐलान किया कि वो 14,000 नौकरियां खत्म कर रहे हैं। वॉलमार्ट, जिसकी वर्कफोर्स यानी वो लोग जो कि वॉलमार्ट में काम करते हैं, उनकी तादाद 21 लाख है। और वहां पर वॉलमार्ट ने एक अच्छा ऐलान किया। वो कहते हैं जी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम किसी की नौकरी खत्म नहीं करेंगे। वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन का कहना है कि एआई ने यानी हम उनका जो जितना कारोबार है उसकी हर जॉब को उन्होंने उसने रीडिफाइन कर दिया, तब्दील कर दिया। जबकि अमेजोन के सीईओ जो है एंडी जैसी, उनका कहना है कि ये हमें एक उस तरफ ले जा रहा है जहां पर कि हमारे पास कम नफरी होगी, यानी कम लोग हमारे साथ वर्क काम करेंगे, लेकिन उसमें एफिशिएंसी भी होगी और स्पीड भी होगी और एक्यूरेसी भी होगी। क्योंकि यहाँ पर आपको मजीद वर्कर्स बढ़ाए बगैर आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो जो ये बड़ी कंपनियों ने अपनी वर्कफोर्स में कमी लाई, लेकिन उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो उनके शेयर्स बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि अमेजॉन ने जब ये ऐलान किया कि वो नौकरियां कम कर रहे हैं, तो उनकी जो उनके जो शेयर की प्राइसेस है वो वैसे भी बढ़ी हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले क्वार्टर यानी 3 महीनों में उनकी सेल्स 180 अरब डॉलर रही हैं, जो कि 13% ज्यादा है। इसी तरह जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं कि वो अपनी कंपनी यानी अमेजॉन को कह रहे हैं कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा एआई को इस्तेमाल करें। जबकि गूगल, यूट्यूब, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, नेस्ले, ये तमाम इन सब ने कहा है कि हम भी रिस्ट्रक्चरिंग करने वाले हैं, ताकि हम अपनी एक तो नए जो लोगों को हायर करेंगे वो कम करेंगे, और जो लोग मौजूद हैं ऐसे लोग जिनके बगैर भी हम काम कर सकते हैं, काम चला सकते हैं, तो हम उनको फारिग करेंगे। गोया मजीद नौकरियां जाया होगी। इकोनॉमिस्ट का यह ख्याल है कि ये जो जिस तरीके से लोगों को नौकरियों से फारिग किया जा रहा है, तो इससे हमें ये नहीं पता कि नई दुनिया कैसी नजर आएगी। क्योंकि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सब कुछ करेगी, तो ये मालूम नहीं कि किस तरीके से यानी जो लोग काम करेंगे, जो मजदूर तबका है, वो क्या करेंगे। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद जो प्लम्बर हैं, जो काफी हद तक कार मैकेनिक्स हैं,
जो मेसनरी का काम करते हैं, शायद उनकी जॉब्स इतनी आसानी से ना जाएं। लेकिन जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं, शायद उनकी जॉब्स काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हों। तो इसलिए यहाँ पर काफी बड़ा सवाल पैदा हो गया। लेकिन फिर भी अमेजोन ने ऐलान किया है कि वो इस साल जो हॉलीडे सीजन है जो अब शुरू होने वाला है, उसमें कहते हैं वो 2.5 लाख सीजनल वर्कर्स को हायर करेंगे। और साथ ही जो एआई के डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, उसमें यकीनन बहुत सारी नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। मैं किसी दिन एआई सेंटर्स पर अलग एक शो करूंगा कि कितना बड़ा, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। और अमेरिका में ये बहुत बड़ी तब्दीली ला रहा है। और उसकी वजह से यहाँ पर नई नौकरियां तो पैदा हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी नौकरियां पैदा हो रही हैं, उससे ज्यादा नौकरियां फारिग हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। देखते हैं हमारी दुनिया और कितनी बदलती है। लेकिन यकीनन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी जिंदगी को वाकई बहुत ज्यादा सीरियसली तब्दील कर दिया। कम से कम अमेरिका में तो ये बहुत कुछ नजर आ रहा है। अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करते हैं, जो आज का मेरा आखिरी टॉपिक भी है। खैबर पख्तूनख्वा से देखिए, खबरें तो हर तरफ से आ रही हैं, अच्छी खबरें। ऐसे नहीं है कि वहां पर ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन का माहौल जो है वो बढ़ रहा है। जब से सोहेल अफरीदी ने अपना वोट लिया है, और वो मेजोरिटी के साथ, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ आए, बल्कि थंपिंग मेजोरिटी के साथ आए, उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में उनके खिलाफ एक बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन शुरू की गई। पहले कम से कम 4 मरतबा उनको अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। और उसके बाद फिर, उससे पहले जब उन्होंने अभी ओथ नहीं भी लिया था, पहले फिर ओथ लेने में मसाइल आ गए तो अदालत में जाना पड़ा। उससे पहले उनके ऊपर हर किस्म के इल्जामात लगाए गए। कभी कहा गया कि जी ये उनके साथ मिले हुए, एक्सट्रीमिस्ट के साथ मिले हुए, कभी क्या कभी क्या। अभी फिर तस्वीर आ रही है उनकी कि जी ये 9 मई में शामिल थे, इन्होंने बहुत सारे जराइम किए। अचानक एक शख्स जो कि वजीर रहा है, जो कि प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर रहा है और है इस वक्त भी, और जो कि सियासत में इतना पुराना भी नहीं है लेकिन इतना नया भी नहीं है, और उसका एक रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड बिल्कुल साफ सुथरा है। उसमें आपको कुछ ऐसा सच नजर नहीं आता। हाँ, पॉलिटिकल एजिटेशन में उनका हिस्सा था, बाकियों का भी था, तो उस लिहाज से आप बात कर सकते हैं। लेकिन बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनके खिलाफ जो कैंपेन शुरू की गई है, वो मेरे राय में बहुत ज्यादा शर्मनाक भी है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। क्योंकि मुझे लगता यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बिल्कुल दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश नहीं, बल्कि एक बाकायदा एक प्रोग्राम के तहत इसको दीवार से लगाया जा रहा है, जिसके इंतहाई खौफनाक नतायज बरामद हो सकते हैं। वो लोग जो कि ताकत के ऐवानों में बैठे हैं, उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये मामलात किस तरफ ले जा रहे हैं। और इसीलिए आप आज की जो मीना खान और शफी जान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर आप वो देखें तो उससे आपको अंदाजा होगा कि उन्होंने किस तरीके से दूसरी मर्तबा, शफी जान ने तो शायद मेरा ख्याल है जब से उन्होंने ओथ लिया है, तो कम अज कम वो स्पेशल असिस्टेंट और चीफ मिनिस्टर के तौर पर ऑन इंफॉर्मेशन, तो उनका जो मैंने 2-3 बयान देखे, तो वो डायरेक्ट जो पाकिस्तान के DGI SPR हैं, उनको वो चैलेंज कर रहे थे कि आप किस तरीके से सियासी बयान दे रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे बयानात थे कि जो बुनियादी तौर पर उनके जो सियासी बयानात थे, उनका सियासी जवाब वो दे रहे थे, जिसकी हिम्मत कम अज कम पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं, उनमें बहुत कम लोगों में है। तो उन्होंने वो हिम्मत दिखाई। और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा गम और गुस्सा भी नजर आया, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव मोड में थे वो लोग, जिसमें कि उन्होंने साफ सुथरा कहा कि अगर आप हमारे खिलाफ कोई भी यानी गलत वो करेंगे, एक बयान देंगे या कोई प्रोपेगेंडा करेंगे, तो हम आपको उसी तरह का जवाब देंगे। आइए सुनते हैं कि शफी जान ने कहा क्या। इदारे की तरफ से एक बंदे के जरिए ये पैगाम भिजवाया गया कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं होगी, उसकी ऐसी की तैसी। तो हम यहाँ से बड़ा वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जो भी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के मैंडेट को देखेगा, उसकी ऐसी की तैसी। जी, जैसा कि आपने सुना कि सोहेल आफरीदी की हुकूमत अब हर सियासी हमले का भरपूर जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। लेकिन ये सब कुछ वो क्यों कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि दीवार से तो लगा रहे हैं, लेकिन किन वजूहात पर, यानी वो किस तरीके से लगा रहे हैं, हो क्या रहा है आखिर? तो मैंने कुछ 8 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कम से कम 8 बड़े जो मुझे नजर आए, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ क्विकली। एक तो ये कि जब से अफरीदी चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो उनको, जैसे मैंने कहा कि 4 मरतबा वो गए, अदालत के जरिए भी गए, लेकिन उनको इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, हालांकि पाकिस्तान का आइन और कानून इसकी मुकम्मल उनको इजाज़त देता है। फिर उनके खिलाफ एक बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू की गई। और ISPR और जो फेडरल फिगर्स हैं, जिसमें कि मिनिस्टर्स वगैरह भी शामिल हैं, उन्होंने आफरीदी के खिलाफ एक बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज किस्म की स्मीयर कैंपेन शुरू की, यानी उनको बदनाम करने की कोशिश की और उनकी लेजिटिमेसी को अंडरमाइन करने की कोशिश की। फिर आफरीदी का, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की गई कि जी ये तो मिलिटेंट से मिले हुए हैं। और फिर साथ पब्लिकली उन्होंने
इस पर भी जो यानी एतराज किया कि जी ये क्यों मिलिट्री ऑपरेशंस की मुखालफत कर रहे हैं, और इसके लिए आईएसपीआर के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने स्पेशल पेशावर आने की तकलीफ की। काफी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक ठाक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वहां पर उन्होंने कहा था कि हमें ऐसा कोई शख्स काबिल कबूल नहीं है जो कि मिलिट्री ऑपरेशंस के खिलाफ खिलाफ हो। फिर यकीनन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये 10 अक्टूबर को ही, 13 अक्टूबर को अफरीदी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो गए। गोया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जाया गई, लेकिन इसने एक माहौल को बहुत ज्यादा खराब कर दिया। फिर साथ ही एक और ये हुआ कि जब आफरीदी आए तो उन्होंने कहा जी मैं जरगा अर्ज करूंगा ताकि यहाँ पर अमन की बात की जाए। तो उन्होंने कोई 3 जरगे किए, चौथा जरगा हमारे आर्मी चीफ ने आके कर दिया। तो पैरेलल वहां पर भी अगर आफरीदी को बुलाया जाता या गवर्नर को बुलाया जाता या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के किसी भी मिनिस्टर्स को बुलाया जाता, तो फिर भी समझ आती कि हाँ ये उनके जो कोशिशें हैं उनको तकवीत दे रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर इनमें से किसी की भी शमूलियत नहीं थी, तो इससे तासुर ये मिला कि ये एक पैरेलल जरगा बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां पर कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ जो फौज के सरबराह हैं वो अपेरेंटली बराह रास्त कॉम्पीट कर रहे हैं। चाहे उनकी ये नीयत हो या ना हो, लेकिन जो बाहर बैठा शख्स है वो इसको इसी नजर से देख रहा है। साथ एक और जो वजह बताई जाती है वो ये कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, जो साबिक वजीर आला हैं, उन पर इतना प्रेशर डाला गया था कि उसके बाद उनको भी अपने ओहदे से इसी वजह से हाथ धोना पड़े, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर में बहुत ज्यादा आ चुके थे, और इसमें भी इस्टेब्लिशमेंट पर लोग उंगलियां उठाते हैं कि जी इनकी वजह से जाना पड़ा। गर्चे मेरी राय में गंडापुर खुद भी ना तो मिसाली चीफ मिनिस्टर थे, हाँ वो गए बहुत ऑनरेबली, ये क्रेडिट उनको जरूर मिलना चाहिए। फिर साथ ही जो मिलिट्री ऑपरेशंस जिस तरीके से किए जा रहे हैं, हमेशा के लिए जब भी कई सिक्योरिटी फोर्सेस किसी इलाके में कोई ऑपरेशन करती हैं तो कम से कम उस इलाके की गवर्नमेंट को तो यानी कॉन्फिडेंस में लेती हैं। खैबर पख्तूनख्वा की ये किस्मत नहीं है कि वहां पर मिलिट्री आए और वहां पर ऑपरेशन करे और कभी किसी को कंसल्ट भी करे। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे वहां पर एक पैरेलल गवर्नमेंट बन चल रही है। यानी एक तरफ थानों का कंट्रोल अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है लार्जली, तो दूसरी तरफ जो मिलिट्री के जो ऑपरेशंस हैं वहां पर वो टोटल कंट्रोल कर रहे हैं। वहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई कंसल्टेशन नहीं की जाती, उनकी इजाजत तो बहुत दूर की बात है। और फिर साथ जिस तरीके से उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोका गया गवर्नर के जरिए, लेकिन ये एक कोशिश थी उसमें नाकाम हुए। तो अब पूरा माहौल जो है वो इतना खराब हो गया है कि अब पाकिस्तान में कोई तहरीक आती है तो उसको हर कोई शक की नजर से देखते हैं। इसीलिए आप देखिए कि पीटीआई के 3 चले हुए कारतूस, जिनमें इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी और मौलवी महमूद, ये 3 अचानक नमूदार हुए, जाकर वो शाह महमूद कुरैशी से मिलते हैं, जिनकी आज तक किसी ने शक्ल नहीं देखी। ये उस वक्त जब उनको जिस तरीके से जेल से यानी जेल के बाहर से उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, जब उनकी जमानत हो गई थी उसके बाद, तो उसके बाद से तो उनको किसी ने ऐसा देखा भी नहीं है। लेकिन ये 3 ये जाकर वहां पहुंच गए, इनको इजाजत भी मिल गई, और उसके बाद हर तरफ बहस है कि भाई ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पीटीआई के लोग उनके मुखालिफ हैं, ये कह रहे हैं जी हम सियासी दर्जा हरारत कम करना चाहते हैं। किसकी ईमा पर कर रहे हैं, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इसका जवाब आप अपने कमेंट्स में लिखिए। जाने से पहले आपसे एक मरतबा फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।